नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी महान साहित्यिक कृति की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसे विश्व साहित्य के सबसे गहरे और प्रभावशाली उपन्यासों में गिना जाता है। ये उपन्यास केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव आत्मा, नैतिकता, विश्वास और अस्तित्व के प्रश्नों की गहरी खोज है। इस महान कृति का नाम है द ब्रदर्स कारामाज़ोव और इसके लेखक हैं महान रूसी साहित्यकार फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। दोस्तोयेवस्की के इस उपन्यास में हमें केवल एक परिवार की कहानी नहीं मिलती, बल्कि हमें मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्षों का एक गहरा चित्र दिखाई देता है। ये कहानी विश्वास और संदेह, प्रेम और घृणा, स्वतंत्रता और नैतिकता के बीच चल रहे उस संघर्ष की कहानी है जो हर मनुष्य के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। इस उपन्यास के केंद्र में है कारामाज़ोव परिवार, एक ऐसा परिवार जो अपने भीतर कई प्रकार के विरोधाभासों को समेटे हुए है। इस परिवार के पिता फ्योदोर पाव्लोविच कारामाज़ोव एक स्वार्थी, असंयमी और लालची व्यक्ति हैं। उनका जीवन भोग और स्वार्थ से भरा हुआ है और इसी कारण उनका अपने बेटों के साथ संबंध भी जटिल और तनावपूर्ण है। उनके 3 बेटे हैं, दिमित्री, इवान और अल्योशा, और इन तीनों के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हैं। दिमित्री भावुक और आवेगपूर्ण है, इवान बुद्धिमान लेकिन संदेह से भरा हुआ है और अल्योशा शांत, आध्यात्मिक और करुणामय स्वभाव का है। इन तीनों भाइयों के माध्यम से दोस्तोयेवस्की मानव स्वभाव के 3 अलग पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। दिमित्री मनुष्य की भावनात्मक और आवेगपूर्ण प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, इवान बुद्धि और तर्क का प्रतिनिधित्व करता है और अल्योशा विश्वास और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उपन्यास की शुरुआत हमें उस परिवार की दुनिया में ले जाती है जहां तनाव और संघर्ष धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पिता और बेटों के बीच संबंध पहले से ही कमजोर हैं और अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो इस संघर्ष को और गहरा करने वाली हैं। दिमित्री का अपने पिता के साथ विवाद मुख्य रूप से धन और प्रेम के कारण है, क्योंकि दोनों एक ही स्त्री के प्रति आकर्षित हैं और यही स्थिति उनके बीच की दुश्मनी को और तीव्र बना देती है। दूसरी ओर इवान अपने भीतर गहरे दार्शनिक प्रश्नों से जूझ रहा है। वो जीवन के अर्थ, ईश्वर के अस्तित्व और नैतिकता के बारे में सोचता रहता है और उसकी ये सोच उसे कई बार गहरे संदेह और अकेलेपन में ले जाती है। अल्योशा इन दोनों से अलग है। वो एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है और एक मठ में रहने वाले संत समान व्यक्ति के संपर्क में है जिनका नाम है जोसिमा, और वही उसे करुणा और प्रेम का मार्ग सिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें ये महसूस होने लगता है कि इस परिवार के भीतर केवल व्यक्तिगत संघर्ष ही नहीं बल्कि एक बड़ा नैतिक और दार्शनिक संघर्ष भी चल रहा है। दोस्तोयेवस्की इस उपन्यास के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं और हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन दोनों के बीच चुनाव करना पड़ता है। धीरे धीरे ये कहानी हमें उस दिशा में ले जाती है जहां कारामाज़ोव परिवार का ये संघर्ष केवल पारिवारिक विवाद नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसे रहस्य और अपराध की ओर बढ़ने लगता है जो इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला है। और इसी बिंदु से इस कहानी का अगला चरण शुरू होता है, जहां हम कारामाज़ोव परिवार के भीतर बढ़ते तनाव और उन घटनाओं को समझेंगे जो धीरे धीरे एक ऐसे अपराध की ओर बढ़ रही हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला है। अब जैसे जैसे कारामाज़ोव परिवार की कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उनके बीच के संबंध और अधिक जटिल होते जाते हैं, क्योंकि इस परिवार के भीतर केवल व्यक्तिगत मतभेद ही नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक और नैतिक संघर्ष भी मौजूद हैं। और यही संघर्ष इस कहानी को एक साधारण पारिवारिक कथा से कहीं अधिक गहरा बना देता है। दिमित्री कारामाज़ोव सबसे बड़े भाई हैं और उनका स्वभाव अत्यंत आवेगपूर्ण और भावुक है। वे जीवन को तीव्रता से जीते हैं और अक्सर अपने निर्णय भावनाओं के आधार पर लेते हैं। उनके भीतर प्रेम भी गहरा है और क्रोध भी उतना ही प्रबल है, और यही विरोधाभास उनके जीवन को लगातार अशांत बनाए रखता है। उनका अपने पिता फ्योदोर पाव्लोविच के साथ संबंध पहले से ही खराब है, क्योंकि दोनों के बीच धन को लेकर विवाद चल रहा है। दिमित्री को लगता है कि उनके पिता ने उनके हिस्से की संपत्ति को हड़प लिया है और इसी कारण उनके भीतर अपने पिता के प्रति गहरा रोष है। लेकिन इस विवाद को और जटिल बना देती है एक स्त्री जिसका नाम है ग्रुशेंका। दिमित्री उससे गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन उनके पिता भी उसी स्त्री के प्रति आकर्षित हैं और यही स्थिति पिता और पुत्र के बीच के संघर्ष को और तीव्र बना देती है।
दिमित्री के भीतर प्रेम और ईर्ष्या दोनों एक साथ जलते रहते हैं। वे कई बार अपने क्रोध पर नियंत्रण खो देते हैं और कई लोगों के सामने अपने पिता को धमकी भी दे चुके हैं। और यही घटनाएं आगे चलकर कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। दूसरी ओर इवान करामाजोव इस पूरे पारिवारिक संघर्ष को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। वे भावनाओं के बजाय तर्क और विचारों के माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। उनके भीतर गहरे दार्शनिक प्रश्न उठते रहते हैं। वे ईश्वर के अस्तित्व, न्याय और मानव पीड़ा के अर्थ के बारे में सोचते रहते हैं। इवान के मन में यह सवाल बार बार आता है कि यदि ईश्वर है तो दुनिया में इतना अन्याय और पीड़ा क्यों है। ये प्रश्न उन्हें गहराई से परेशान करता है और यही उन्हें धीरे धीरे आस्था से दूर ले जाने लगता है। उनके विचार इतने तीखे और गहरे हैं कि वे कई बार अपने ही विचारों से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि मनुष्य केवल तर्क के आधार पर जीवन जीने लगे तो नैतिकता का आधार क्या रहेगा। इसी बीच अलियोशा करामाजोव इस परिवार के सबसे शांत और करुणामय सदस्य के रूप में सामने आते हैं। वे अपने गुरु जोसीमा के प्रभाव में जीवन को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। अलियोशा मानते हैं कि मनुष्य के भीतर अच्छाई मौजूद है और यदि वो प्रेम और समझ के मार्ग पर चले तो जीवन में शांति संभव है। और यही कारण है कि वे अपने परिवार के भीतर बढ़ते संघर्ष को शांत करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती जाती हैं कि ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर होने लगता है। दिमित्री का क्रोध और इवान के विचार दोनों इस कहानी को एक ऐसे मोड़ की ओर ले जा रहे हैं जहां कुछ गंभीर होने वाला है। इस बीच परिवार के जीवन में एक और व्यक्ति की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है और वो है स्मिर्दयाकोव, जो फ्योदोर पाव्लोविच के घर में काम करता है। उसका स्वभाव शांत लेकिन रहस्यमय है और वो अक्सर इवान के विचारों को ध्यान से सुनता रहता है। धीरे धीरे ये कहानी उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष से जूझ रहा है और हर निर्णय इस परिवार की नियति को बदलने की क्षमता रखता है। और इसी बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी घटना घटने वाली है जो इस पूरे उपन्यास की दिशा बदल देगी, क्योंकि करामाजोव परिवार के भीतर चल रहा ये संघर्ष जल्द ही एक अपराध और उसके बाद आने वाले न्याय और नैतिकता के प्रश्नों में बदलने वाला है। और यहीं से इस कहानी का अगला चरण शुरू होता है, जहां हम उस रहस्य और अपराध की ओर बढ़ेंगे जो इस उपन्यास की आत्मा बन जाता है और जो हर पात्र की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां करामाजोव परिवार के भीतर चल रहा तनाव एक गंभीर और भयावह घटना की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तक जो संघर्ष केवल शब्दों और भावनाओं तक सीमित था वो धीरे धीरे वास्तविक घटनाओं में बदलने लगता है। और इसी क्षण से कहानी का वातावरण और भी गहरा और रहस्यमय हो जाता है। फ्योदोर पाव्लोविच करामाजोव अपने जीवन को पहले की तरह ही लापरवाही और स्वार्थ के साथ जी रहे हैं। उनका व्यवहार अक्सर दूसरों के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील होता है और इसी कारण उनके अपने ही परिवार में उनके लिए सम्मान लगभग समाप्त हो चुका है। दिमित्री का क्रोध अब पहले से अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि उनके पिता ने उनके साथ अन्याय किया है और इसके साथ ही ग्रुशेंका के प्रति उनके पिता की रुचि उनके भीतर ईर्ष्या और घृणा दोनों को जन्म देती है। कई बार दिमित्री खुले रूप से अपने पिता के प्रति हिंसक विचार व्यक्त कर चुके हैं और कई लोगों ने उन्हें ये कहते हुए सुना है कि एक दिन वे अपने पिता को मार डालेंगे। लेकिन उस समय कोई भी इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वे उन्हें केवल क्रोध में कही गई बातें समझते हैं। इसी बीच स्मिर्दायाकोव चुपचाप सब कुछ देखता और सुनता रहता है। उसका स्वभाव रहस्यमय है और वो अक्सर दूसरों के सामने कम बोलता है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है ये किसी को पूरी तरह समझ में नहीं आता। दूसरी ओर इवान अपने विचारों की दुनिया में उलझे हुए हैं। वे जीवन के नैतिक प्रश्नों के बारे में सोचते रहते हैं और कई बार उन्हें यह महसूस होता है कि यदि ईश्वर नहीं है तो मनुष्य के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। उनका ये विचार धीरे धीरे उनके मन में एक गहरे दार्शनिक संघर्ष को जन्म देता है, क्योंकि यदि नैतिकता का कोई अंतिम आधार नहीं है तो मनुष्य अपने कर्मों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होगा। इवान के इन विचारों का प्रभाव केवल उनके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्मिर्दयाकोव जैसे लोग भी इन विचारों को सुनकर अपने निष्कर्ष निकालने लगते हैं और यही स्थिति इस कहानी को और जटिल बना देती है। अलियोशा इस पूरे वातावरण को चिंतित होकर देखते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि इस परिवार के भीतर जो नकारात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं वे किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती हैं। वे कई बार अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रोध और घृणा से केवल विनाश ही जन्म लेता है, लेकिन परिस्थितियां अब इतनी उलझ चुकी हैं कि उनके शब्द भी इस तनाव को पूरी तरह शांत नहीं कर पाते।
और फिर वो रात आती है जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। उस रात फ्योदर पाव्लोविच अपने घर में अकेले होते हैं और अचानक एक भयानक घटना घटती है। उन्हें किसी ने बेरहमी से मार डाला होता है। जब ये खबर पूरे शहर में फैलती है तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसा अपराध है जो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा और जीवन को बदल देने वाला है। और जल्द ही संदेह की उंगली सबसे पहले दिमित्री की ओर उठती है, क्योंकि उनके और उनके पिता के बीच का विवाद सभी को पता था और उन्होंने कई बार खुले रूप से अपने पिता के प्रति क्रोध व्यक्त किया था। पुलिस और अधिकारियों को यह विश्वास होने लगता है कि दिमित्री ही इस अपराध के लिए जिम्मेदार है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में दिमित्री ने ही यह अपराध किया है या इस रहस्य के पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? यही प्रश्न इस उपन्यास की सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। और यहीं से कहानी का अगला चरण शुरू होता है, जहां यह हत्या केवल एक अपराध की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये न्याय, नैतिकता और मानव आत्मा की गहराई को समझने की एक यात्रा बन जाती है, क्योंकि अब इस घटना के बाद हर पात्र को अपने भीतर के सत्य का सामना करना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। अब फ्योदोर पाव्लोविच करामाज़ोव की हत्या के बाद पूरी कहानी एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब ये केवल एक पारिवारिक संघर्ष की कहानी नहीं रही, बल्कि ये न्याय, अपराध और मानव आत्मा की गहराइयों की खोज बन चुकी है। जब हत्या की खबर पूरे शहर में फैलती है तो हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि ये अपराध किसने किया, क्योंकि फ्योदोर पाव्लोविच के साथ बहुत से लोगों के संबंध खराब थे, लेकिन सबसे अधिक संदेह दिमित्री पर ही जाता है। कारण स्पष्ट था, क्योंकि दिमित्री ने कई बार सार्वजनिक रूप से अपने पिता के प्रति क्रोध व्यक्त किया था और कई लोगों ने उन्हें ये कहते हुए भी सुना था कि वे एक दिन अपने पिता को मार डालेंगे। और यही कारण था कि पुलिस को लगा कि इस अपराध के पीछे वही है। दिमित्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके खिलाफ सबूत भी धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, क्योंकि जिस रात ये हत्या हुई उसी रात उन्हें अपने पिता के घर के आसपास देखा गया था और उनके पास अचानक बड़ी मात्रा में पैसा भी पाया गया था। इन सब बातों ने अधिकारियों को यह विश्वास दिला दिया कि दिमित्री ही इस अपराध के दोषी हैं। लेकिन दिमित्री लगातार ये कहते रहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की हत्या नहीं की। वे स्वीकार करते हैं कि वे उस रात अपने पिता के घर गए थे, लेकिन उनका कहना है कि जब वे वहां पहुंचे तब उनके पिता पहले ही मर चुके थे। इस बीच अदालत की कार्यवाही शुरू होती है और पूरा शहर इस मुकदमे की चर्चा से भर जाता है, क्योंकि ये केवल एक अपराध का मामला नहीं बल्कि एक ऐसा मामला है जिसमें भावनाएं, नैतिकता और मानवीय कमजोरी सब कुछ शामिल है। अदालत में दिमित्री के जीवन के हर पहलू को सामने लाया जाता है। उनके क्रोध, उनके आवेग और उनके पिछले व्यवहार को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसे ये सब साबित करता हो कि वे इस अपराध के लिए सक्षम थे। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दिमित्री का स्वभाव भले ही उग्र हो, लेकिन वे इतने निर्दयी नहीं हैं कि अपने ही पिता की हत्या कर दें। इसी समय इवान करामाज़ोव के भीतर भी एक गहरा मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके मन में ये सवाल उठता है कि कहीं उनके अपने विचार इस अपराध के पीछे किसी रूप में जिम्मेदार तो नहीं है। उन्हें ये याद आने लगता है कि उन्होंने कई बार स्मिर्दयाकोव के सामने ऐसे विचार व्यक्त किए थे जिनमें यह कहा गया था कि यदि ईश्वर नहीं है तो मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। ये विचार अब उन्हें परेशान करने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनके इन विचारों ने स्मिर्दयाकोव को किसी खतरनाक दिशा में प्रेरित तो नहीं किया। इसी बीच स्मिर्दयाकोव का व्यवहार भी रहस्यमय बना रहता है। वो बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ लगता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि इस कहानी की सच्चाई केवल अदालत के सबूतों में नहीं बल्कि उन विचारों और भावनाओं में छिपी है जो हर पात्र के भीतर चल रही हैं। अलियोशा इस पूरे संघर्ष को देखकर गहरे दुख में डूब जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस परिवार के भीतर जो नफरत और भ्रम पैदा हुआ है वही इस त्रासदी का असली कारण है। और जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये कहानी केवल अपराध और सजा की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये उस प्रश्न में बदल जाती है कि वास्तव में दोषी कौन है, वो व्यक्ति जिसने अपराध किया या वो समाज और विचार जिन्होंने इस अपराध को संभव बनाया। और इसी गहरे प्रश्न के साथ कहानी का अगला चरण शुरू होता है, जहां इस रहस्य का पर्दा धीरे धीरे उठने लगता है और सच्चाई सामने आने लगती है जो इस पूरी कहानी के अर्थ को बदलने वाली है। अब जैसे जैसे अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस कहानी का तनाव और भी गहरा होता जाता है, क्योंकि अब केवल एक व्यक्ति के अपराध या निर्दोष होने का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरा मामला मानव स्वभाव और नैतिकता के गहरे प्रश्नों को सामने लाने लगा है।
दिमित्री करामाजोव अदालत में खड़े होकर बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की हत्या नहीं की, लेकिन उनके जीवन का अतीत उनके खिलाफ खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उनका उग्र स्वभाव, उनके पिता के प्रति उनका क्रोध और धन के लिए उनका संघर्ष, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ये अपराध करने के लिए पर्याप्त कारण हो। अदालत में अभियोजन पक्ष ये साबित करने की कोशिश करता है कि दिमित्री के पास अपने पिता की हत्या करने का स्पष्ट कारण था, क्योंकि वे अपने पिता से घृणा करते थे और उन्हें लगता था कि उनके पिता ने उनके साथ अन्याय किया है। दूसरी ओर बचाव पक्ष ये तर्क देता है कि केवल क्रोध और विवाद किसी व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं करते, क्योंकि मनुष्य के भीतर भावनाएं होती हैं, लेकिन हर भावना अपराध में नहीं बदलती। इसी बीच इवान करामाजोव के भीतर का मानसिक संघर्ष और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि इस अपराध की सच्चाई कहीं और छिपी हुई है। एक दिन इवान स्मिर्दयाकोव से मिलने जाते हैं और उसी मुलाकात में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। स्मिर्दयाकोव स्वीकार करता है कि वास्तव में उसी ने फ्योदोर पाव्लोविच की हत्या की थी। वो बताता है कि उसने ये अपराध इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे रोकने वाला नहीं है, और उसने ये भी संकेत दिया कि इवान के विचारों ने उसे ये विश्वास दिलाया था कि यदि ईश्वर नहीं है तो मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। ये स्वीकारोक्ति इवान के मन को झकझोर देती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि भले ही उन्होंने स्वयं अपराध नहीं किया, लेकिन उनके विचारों ने इस अपराध के पीछे एक भूमिका निभाई है। इस घटना के बाद इवान गहरे मानसिक संकट में डूब जाते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर अपराध बोध और संदेह के बीच झूलने लगते हैं। दूसरी ओर अदालत की कार्यवाही अपने अंतिम चरण में पहुंच रही होती है और अब पूरा शहर इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि दिमित्री दोषी हैं या निर्दोष। लेकिन समस्या ये है कि स्मिर्दयाकोव की स्वीकारोक्ति सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती, क्योंकि इसके तुरंत बाद वो आत्महत्या कर लेता है, और इस प्रकार वो सच्चाई जो इस पूरे मामले को बदल सकती थी, अदालत तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। इवान कोशिश करते हैं कि अदालत में ये सच्चाई बताई जाए, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अब इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उनके शब्दों को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया जाता। अदालत में बहसें जारी रहती हैं और हर पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन अंत में न्याय का निर्णय केवल उन सबूतों के आधार पर होना है जो अदालत के सामने मौजूद हैं। और इसी स्थिति में ये कहानी हमें उस अंतिम क्षण की ओर ले जाती है जहां अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है, और वही फैसला न केवल दिमित्री के जीवन को बल्कि इस पूरी कहानी के अर्थ को भी बदलने वाला है। और यहीं से इस कहानी का अंतिम चरण शुरू होता है, जहां हम देखेंगे कि इस मुकदमे का परिणाम क्या होता है और कैसे ये कहानी मानवात्मा, विश्वास और नैतिकता के सबसे गहरे प्रश्नों को सामने लाती है। अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, जहां अदालत का निर्णय आने वाला है और पूरा शहर इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की किस्मत का फैसला नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का निर्णय भी है जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है। अदालत में बहस अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अभियोजन पक्ष ये साबित करने की पूरी कोशिश करता है कि दिमित्री करामाजोव ने ही अपने पिता की हत्या की है, क्योंकि उनके पास इसके लिए कारण भी था और उनके व्यवहार ने भी उन्हें संदेह के घेरे में ला दिया था। दूसरी ओर बचाव पक्ष ये तर्क देता है कि किसी व्यक्ति के क्रोध या उसके आवेगपूर्ण स्वभाव को अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि मनुष्य के भीतर कई प्रकार की भावनाएं होती हैं और वे हमेशा अपराध में परिवर्तित नहीं होती। लेकिन अदालत के सामने जो परिस्थितिजन्य सबूत हैं, वे दिमित्री के खिलाफ दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि जूरी के लिए ये मामला अत्यंत कठिन बन जाता है। इसी बीच इवान करामाजोव की मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि स्मिर्दयाकोव की स्वीकारोक्ति उनके मन पर भारी बोझ बन चुकी है। वे जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि वो सच्चाई अदालत में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाती। अलियोशा इस पूरे समय अपने भाई के लिए गहरी करुणा महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दिमित्री ने भले ही कई गलतियां की हों, लेकिन उनके भीतर एक सच्चा और भावुक हृदय भी है। और फिर वो क्षण आता है जब अदालत अपना निर्णय सुनाती है। जूरी ये घोषणा करती है कि दिमित्री करामाजोव को अपने पिता की हत्या का दोषी माना जाता है और उन्हें कठोर दंड की सजा दी जाती है। ये निर्णय सुनते ही अदालत में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि ये फैसला केवल एक व्यक्ति के जीवन को नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी की त्रासदी को भी उजागर करता है। दिमित्री इस निर्णय को सुनकर टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक अजीब सा साहस दिखाई देता है, क्योंकि वे कहते हैं कि भले ही उन्होंने ये अपराध नहीं किया, लेकिन वे अपने जीवन की गलतियों के लिए इस सजा को स्वीकार करेंगे। इस निर्णय के बाद कहानी हमें ये दिखाती है कि मनुष्य का जीवन केवल न्याय और अन्याय के सरल विभाजन से कहीं अधिक जटिल होता है, क्योंकि कई बार सच्चाई अदालत के फैसलों से भी गहरी होती है। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने इस उपन्यास के माध्यम से ये दिखाया कि मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं, और हर व्यक्ति अपने जीवन में इन दोनों के बीच संघर्ष करता है।
द ब्रदर्स करामाजोव केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, संदेह, नैतिकता और मानव आत्मा की गहराइयों की खोज है। दिमित्री, इवान और अलियोशा तीनों भाइयों के माध्यम से दोस्तोयेव्स्की ने मानव स्वभाव के 3 अलग पहलुओं को प्रस्तुत किया: भावनाएं, तर्क और विश्वास। और यही तीनों मिलकर इस उपन्यास को इतना गहरा और प्रभावशाली बनाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को अपने भीतर की जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और इसी कारण ये उपन्यास आज भी दुनिया के महानतम साहित्यिक कार्यों में गिना जाता है, क्योंकि ये हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन के नैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये गहरी और विचारोत्तेजक कहानी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से इस महान उपन्यास को एक नए दृष्टिकोण से समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़ें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महान किताबों की यात्राएं लेकर आते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम किताबों, दर्शन और विचारों की अद्भुत यात्राएं आपके लिए लेकर आते हैं।